हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे बीपीएससी 133 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, इसलिए इनको कंप्लीट कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के इंटरव्यू से, इसलिए इसको जरूर से ज़रूर आप कंप्लीट करके जाइए। जैसा कि आज का क्वेश्चन है, नागरिक सैनिक संबंधों की व्याख्या करें। मतलब कि नागरिक सैनिक संबंधों के बीच के संबंधों को बताने का कहा जाएगा। और इसी में जो है एक क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि जो है मार्क्सवादी निर्देशित राज्यों में नागरिक सैन्य संबंध की प्रकृति क्या है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन जो है ना एक ही है, इसका आंसर एक ही है। आपको यदि दोनों में से कोई सवाल पूछे जाएंगे तो इस तरह से आप आंसर बता सकते हो। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि इसका आंसर है, सैन्य की एक मानक परिभाषा राज्य संयोजक के सभी क्षेत्र और वर्दीवादी सशस्त्र सेवाओं का उल्लेख करती है, जो कि परिभाषा के 3 मापदंडों को साझा करते हैं। यानी सैन्य जो है, सैन्य की एक मानक परिभाषा होती है जो राज्य संयोजन, जो राज्य को मिलाकर चलती है, जो संगठित करती है। उसके सभी क्षेत्र, राज्य के सभी क्षेत्र हुआ वर्दीधारी सैनिक जो है वर्दीधारी हुआ करते हैं, जो है सशस्त्र सेवाओं का उल्लेख करती है। जो है सैन्य जो है ना सशस्त्र सेवाओं का उल्लेख करती है। वर्दीधारी जो है सैनिक, ये सभी उल्लेख करते हैं किसके? सशस्त्र सेवाओं का। और ये जो है ना सैन्य का एक परिभाषा के रूप में जो है ना इसके 3 मापदंडों को साझा करते हैं, जिनमें से प्रथम है युद्ध के हथियारों पर उनका एकाधिकार हो। मतलब कि ये सैनिक जो है, सैन्य जो है, जो भी सेना होगा वो जब भी युद्ध होगा उस दौरान में उसको हथियारों पर अपना अधिकार होना चाहिए, खुद का अधिकार होना चाहिए जब युद्ध हो। उसका दूसरा है उनका प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्र राज्य और उसके नागरिकों की बाहरी सेना से खतरों के खिलाफ रक्षा करना है। यानी सैन्य का जो है ना एक दूसरा महत्वपूर्ण एक कारण है, प्राथमिक उद्देश्य यही है जो आपके क्षेत्र में, राष्ट्र में, जो राज्य में है, जो कोई बाहरी आक्रमण होती है, कोई फायरिंग होती है, कोई युद्ध होती है, तो उस दौरान जो है ना उस खतरों के सामने जो आपको आगे खड़ा होना चाहिए, उसके खिलाफ रहना चाहिए, उसको रक्षा करना चाहिए। ये है प्राथमिक उद्देश्य सैन्यों का। उसका थर्ड में है वे राज्य के यंत्र के रूप में विधि समस्त और वैद्य है। ये जो सैन्य हैं वो राज्य के अंतर्गत जो भी विधि हैं, सभी विधि नियम कानून सभी से वे वैद्य हैं, वो मान्यता उसको मिली हुई है। क्लियर? और आगे चले, जैसे नागरिक शब्द का उपयोग जो है सभी गैर सैन्य सामाजिक कर्ता, संस्था और संगठनों का उल्लेख करता है। ये नागरिक शब्द जो है ये सभी गैर सैन्य हो गया, सामाजिक कर्ता हो गया, संस्था हो गया, ये सभी संगठनों का जो उल्लेख करता है नागरिक शब्द। क्लियर? नागरिक सैन्य संबंध जो है शब्द सेना और नागरिक प्राधिकरण के बीच के रिश्तों को उल्लेखित करता है। ये जो नागरिक और सैन्य है, इन दोनों का संबंध जो है, इस दोनों के शब्द जो है नागरिक और सैन्य, नागरिक सैन्य संबंध जो शब्द सेना और नागरिक जो है, सेना और नागरिक के बीच के जो है ना जो रिश्तेदार होती है, रिश्ते होती है, प्राधिकार जो होती है, अधिकारी होती है, ये सभी का जो उल्लेखित करता है। इसका अथवा जो है एक व्यापक अर्थ में सेना और समाज के बीच के प्रत्येक स्तर पर संबंध को संदर्भित करता है। इससे मतलब ये हुआ कि नागरिक और सेना के बीच जो भी संबंध है इसके बारे में प्रस्तुतिकरण करता है, इसके बारे में बताया जाता है। क्लियर? उसके बाद समझ करता है। उसके बाद हालांकि इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2 शब्दों नागरिक और सैन्य के बीच के व्यापक अंतर को व्यवहार में लाना आसान नहीं रहा है। इसमें भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। ये ध्यान देने की बात यह है कि जो है नागरिक और सैन्य के बीच जो भी अंतर होती है उसके व्यवहार में जो ना व्यवहार को जो है सामने लाना वो बहुत ही कठिनाई होती है। उन दोनों के बीच के व्यवहार को सामने लाना बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसके बीच? नागरिक और सैन्य के बीच। क्लियर? ऐसे समाज भी हैं जहां कबाली नेता तथा शासक युद्ध में सैनिक रह चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ ऐसे भी समाज हैं जहां के जो है ना योद्धा मतलब जो सैनिक हुआ करते थे, वो आगे चलकर वहां के शासक बने हैं। मतलब शासक बन चुके हैं। और वे जो भी शासक थे उनमें से कई शासक जो है पहले सैनिक हुआ करते थे, सैनिक रह चुके हैं। क्लियर? इसी प्रकार यूरोप के सामंतशाही राजतंत्रों के बेरन योद्धा, ये जो है यूरोप के एक योद्धा हैं जिनका नाम बेरन था। बेरन जो है वो राजनीतिक नेता भी थे और वो जो है ना योद्धा थे। पहले योद्धा हुआ करते थे, उसके बाद वो राजनीतिक नेता में दाखिला दी, उसके बाद वो योद्धा के बाद जो है नेता बन गया। क्लियर? समझ गए? उसके बाद आगे है 18वीं शताब्दी के अंत में विशेषकर फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात सेना की निष्ठा वंशानुगत राजा से हटकर राष्ट्रभक्ति में परिवर्तित हुई। ये जब फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी 18वीं शताब्दी के अंत तक में, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके पश्चात, उसके बाद जो है सेना की निष्ठा यानी कि जो वंशानुगत होती थी, जो जिसके
पिता वहाँ के शासक होते थे तो उसके बेटा शासक हुआ करते थे, उसके बाद पोता, इस तरह से इस वंशानुगत से नियम को जो है ना हटाकर राष्ट्रभक्ति में परिवर्तित कर दिया गया है। राष्ट्रों के द्वारा वहाँ के शासक अब नियंत्रित किए जाएंगे, प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही सेना के अधिकारियों के व्यवहार में इस अर्थ में भी बदलाव आया है। इसके साथ जो है अधिकारियों के व्यवहार में इस अर्थ में भी बदलाव आया है कि उनका जीवन यापन, उनका रहन सहन जो है, जीवन यापन, प्रशिक्षण हुआ, सामाजिक स्तर तथा भौतिक आवश्यकताएं आदि सभी परिवर्तन हो गए। जैसे वंशानुगत शासक की नियंत्रण जो को हटाकर ये जो है राष्ट्रभक्ति के दौरान में परिवर्तित जो कर दिया, इसके दौरान जो है वो उसका जीवन यापन यानी रहन सहन, प्रशिक्षण हुआ, सामाजिक स्तर, इन सभी क्षेत्रों में जो ना उसका बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। क्लियर। और सैनिक अधिकारी अपने प्रशिक्षण के कारण अधिक कार्यनिष्ठ हो गए। जो सैनिक जो थे, सैनिक अधिकारी जो हुआ करते थे, वे अपने कार्यों से, अपने प्रशिक्षण से, अपने कामों से के कारण जो है ना वो अधिक कार्यनिष्ठ हो गए, वे बेहतर हो गए, सैनिक के कारण जो है कार्यनिष्ठ हो गए। क्लियर। और युद्धोत्तर अवधि में जब युद्ध हो रहा था, युद्ध होने के दौरान में जो है सेना शासक के रूप में या एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई विकासशील उत्तर औपनिवेशिक देशों में राजनीतिक प्रमुख कारण के रूप में उभर कर आए। ये जो है युद्ध के दौरान इन सभी महादेशों में, जैसे एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देशों में जो है ना उपनिवेशिक के रूप में, राजनीति के रूप में ये सैनिक जो है उभर कर सामने आई। जब ये युद्ध होता है तो उस समय जो ना सैनिक प्रधान हो जाता है। इन देशों में सैन्य शासक की व्यापकता का इस तथ्य से अनुमान लगाया जा सकता है, मतलब इन देशों में जैसे एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, इन देश महादेशों के अंतर्गत जो इससे जो भी देश आते हैं, इससे यह समझ अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछले 5 दशकों से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकासशील राज्यों के लगभग 56% राज्यों को कम से कम एक बार सैन्य तख्तापलट भोगना पड़ा। मतलब जब भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, यानी उसके बाद जो है विकासशील राज्य कौन से हुए, जो विकासशील की ओर प्रगति करते जा रहे हैं, जो विकसित करते जा रहे हैं, जो स्थिर नहीं है, वे विकासशील राज्यों में से आएंगे। उनमें से जो है ना 56% राज्य कम से कम जो है ना उसका तख्तापलट भोगना पड़ रहा है। बेशक कुछ विकसित देशों में सैन्य शासन मौजूद था। ये जो है कुछ विकसित देशों में जो है सैन्य शासन मौजूद था। जो पहले से ऑलरेडी विकसित थे उसमें भी सैन्य शासक मौजूद था पहले। क्लियर। और जैसे कि यूरोप, स्पेन में, पुर्तगाल में, ग्रीस में, ये सभी जो है ना विकसित देश थे, उसमें भी सैन्य मौजूद था। मगर फिर भी यह विकसित देशों की राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप की प्रमुख घटना थी। ये जो है फिर भी जो है ना इस विकसित देशों में, जैसे कि यूरोप व स्पेन, पुर्तगाल में जो है राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप की प्रमुख घटना थी। क्लियर। जिसने राजनीतिक वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया। ये सभी जो है ना हस्तक्षेप जो थी, घटना का हस्तक्षेप प्रमुख थे, इन सभी के कारण से जो है ना राजनीतिक वैज्ञानिकों का ध्यान जो है ना आकर्षित किया। उसके बाद यद्यपि नागरिक संबंधों की प्रकृति एक राजनीतिक शासन से दूसरे राजनीतिक शासन में भिन्न होती है। मतलब ये हुआ नागरिक संबंध जो है, नागरिक संबंध की प्रकृति, उसमें 2 प्रकृति हुआ करते थे। उसमें दोनों है, एक राजनीतिक शासन, एक नागरिक संबंध, इन दोनों के बीच जो ना बहुत सारी भिन्नताएं हुआ करती थी और चिंता के मुद्दे विभिन्न समस्याओं पर बदल जाते थे। और वहाँ की जो चिंता होती थी वो जो ना विभिन्न समस्याओं पर बदल जाती थी। जो भी चिंता होती थी वह समस्या के रूप में रूप धारण कर लेती थी। और राजनीतिक शासकों को 3 भिन्न गुटों में उनके नागरिक सैन्य संबंध के बीच मामूली परिवर्तन के तरीके के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी राजनीतिक शासकों को जो ना वहाँ के राजनीतिक शासन के जो 3 भिन्न गुटों में, मतलब उसको नागरिक 3 गुटों के माध्यम से समझाया है, उसके बारे में बताया है, वस्तु वर्गीकृत किया, उसके बारे में समझाया। जैसे कि प्रथम वर्ग में वे राजनीतिक शासन आते हैं जिनमें सशस्त्र बल काफ़ी हद तक राजनीति से बाहर होते हैं। जैसे कि वे राजनीतिक शासन आते हैं जिनमें सशस्त्र बल काफ़ी हद तक राजनीति से बाहर होते हैं, जिसमें सेना पूरी तरह से राज्य का सहायक तंत्र है। यानी कि इसमें जैसे कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सभी जो ना ये मुख्यतः इसका मुख्य उदाहरण है। जैसे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब कि इसमें जो भी राजनीतिक शासन होते हैं, जब भी युद्ध होता है, युद्ध कुछ भी होता है, तो उसमें जो है सैनिक प्रधान हो जाते हैं। राजनीति से उतना मतलब नहीं होता है। ये जो अपनी इच्छा अपने अनुसार वो कार्य करते हैं। जैसे भारत में और संयुक्त राज्य अमेरिका में जब भी युद्ध होते हैं तो ये जो है सैन्य अपने अनुसार वो जो है ना वो तंत्र के रूप में, सहायक तंत्र के रूप में वो काम करती है। उसके बाद आगे है, जैसे कि द्वितीय वर्ग में वो राजनीतिक प्रणाली है जैसा कि चीन और इराक में। ये द्वितीय वर्ग जो है चीन और इराक में है। जैसा कि यहाँ सशस्त्र बलों और सत्तारूढ़ दल के बीच सहजीवी संबंध मौजूद है। यहाँ जो है चीन और इराक में ये सशस्त्र बल जो है सत्तारूढ़ के रूप में और सत्तारूढ़ के बीच में सहजीवी संबंध मौजूद करता है।
इराक और चीन में। फिर तीसरा में है, हमारे पास कई राजतंत्र ऐसे हैं जिनमें सेना ने विधि पूर्वक चुनी हुई सरकारों को उखाड़ फेंका है तथा अपने स्वयं के सदस्यों को शासक के रूप में स्थापित किया है। मतलब कि ये जो है कुछ ऐसे राजतंत्र हैं जहाँ पे जो है ना वहाँ विधि पूर्वक चुनी हुई सरकार, जैसे कि वो वंशानुगत सरकार थी, वंशानुगत सरकार हुआ करती थी, उनको जो उखाड़ कर फेंक दिया गया और उसके अपने स्वयं की इच्छानुसार अपने सदस्यों में जो बेहतर शासक हुआ करते हैं उसको वे शासक के रूप में स्थापित किया। इनसे जो है देश विकसित हुआ, विकासशील की ओर बढ़ता गया, अग्रसर होता गया। इस सैन्य के कारण, सैन्य संबंध के कारण ही ये सब संभव हो पाया। यही हुआ नागरिक सैन्य संबंध। समझे? तो ये रहा आपके नागरिक सैन्य संबंध के बीच जो है जो भी व्याख्या है इन सभी के बारे में। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर जरूर से ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।